फ्रैंक ने अपना हूबहू पुतला बनाकर भागने की ऐसी साजिश रची जिसने जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी। उन दिनों अल्कात्राज अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाती थी। सिर्फ खतरनाक कैदियों को ही यहाँ लाया जाता था, लेकिन समंदर के बीच बनी इस जेल से आज तक कोई भाग नहीं सका। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो या तो उसे गोली मार दी जाती या फिर वो समंदर में डूब कर मर जाता। फ्रैंक का आज यहाँ पहला ही दिन था और उसने भागने की प्लानिंग भी शुरू कर दी। उसकी खासियत ही यही थी, वो बड़ी बड़ी डकैतियां करता और पकड़े जाने के बाद जेल से फरार हो जाता। लेकिन अल्कात्राज बाकी जेलों की तरह नहीं था। यहाँ कैदियों को अलग अलग सेल में रखा जाता जो बिल्कुल ऑटोमेटिकली खुलते थे। डिसिप्लिन यहाँ की पहली प्राथमिकता थी। वार्डन ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि अल्कात्राज में कायदे से रहना होगा। उसकी इन बेतुकी बातों के बीच फ्रैंक जेल के उस डमी मॉडल को ध्यान से समझने लगा। उसकी नजर नेल कटर पर भी थी। उसने कब उसे चुरा लिया वार्डन को खबर तक नहीं लगी। यहाँ तक कि वे ये भी नजरअंदाज कर दिए कि फ्रैंक ली मॉरिस का IQ सुपीरियर था। पहले ही दिन उसकी दोस्ती लिटमस नाम के एक कैदी से हुई जिसे खाना बहुत पसंद था, और सबसे अजीब बात, उसने एक चूहा पाल रखा था। खाना खाते समय भी फ्रैंक की पैनी नजर हर तरफ घूम रही थी। तभी उसे घूरता हुआ एक कैदी दिखा। उसका नाम था वुल्फ, जिसके ऊपर कई बलात्कार के चार्जेस थे और वो फ्रैंक को देखकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। अगली सुबह नहाते समय फ्रैंक समझ गया कि वुल्फ चाहता क्या है। अचानक उसने वुल्फ पर हमला बोल दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसी दिन लाइब्रेरी में एक आदमी की जरूरत थी जिसके लिए फ्रैंक को भेजा गया। वहाँ उसकी मुलाकात यहाँ के सबसे पुराने कैदी इंग्लिश से हुई। सालों पहले दो गुंडों ने उसे लूट कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन इंग्लिश ने उन्हीं के हथियार से उन्हें मार डाला था। दोनों कत्लों के लिए उसे 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। यहाँ के कैदियों को लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किताबें और मैगजीन उनके सेल तक पहुंचाई जाती थी। किताबें बांटते हुए फ्रैंक डी ब्लॉक के उन अंधेरे काल कोठरी तक पहुंचा जहां से कैदियों की रोने की आवाजें आती रहती थी। उधर वुल्फ फ्रैंक को मारना चाहता था। ये बात उसे डॉक नाम के एक कैदी से पता चली। डॉक अच्छे इंसान के साथ साथ एक बेहतरीन कलाकार भी था। वो अपनी पेंटिंग में एक फूल भी बनाया हुआ था जो उसके लिए सुकून का प्रतीक था। इसी बीच फ्रैंक की नजर इंग्लिश पर पड़ी। फ्रैंक 2-3 सीढ़ियां चढ़ा ही था कि कुछ कैदी उसे रोकने लगे। हालांकि इंग्लिश के एक इशारे पर वे पीछे हट गए। दरअसल यहाँ ओहदे के हिसाब से कैदी सीढ़ियों पर बैठते थे। इंग्लिश सबसे ऊपर बैठा था और वही उन सब का बॉस था। वो चाहता था कि फ्रैंक भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाए, लेकिन फ्रैंक को ऐसे लोगों से नफरत थी। फिर भी उसने इंग्लिश से यहाँ से भागने का तरीका पूछा। इंग्लिश को यकीन था कि यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि यहाँ कैदियों की दिन में 12 बार गिनती होती थी और उनकी हर छोटी आदत भी नोटिस की जाती थी। किसी तरह फ्रैंक भाग भी निकले तो उसे किनारे तक पहुंचने के लिए मीलों तैरना होगा, लेकिन तेज लहरें और बर्फीला पानी उसे ठंड से जमाकर मार डालेंगे। उसके लिए यही सही था कि वो शांति से अपनी पूरी जिंदगी यही काट लें। जल्द ही फ्रैंक को 150 सेंट की सैलरी पर कारपेंटर की नौकरी मिल गई। एक सुबह उसने लिटमस से भी भागने का कोई रास्ता पूछा और तब उसे पता चला कि जेल में 4 ब्लॉक्स थे और प्रत्येक ब्लॉक्स के ऊपर वेंटिलेटर शाफ्ट्स लगा हुआ था, जहां से वो जेल के छत पर जा सकता था। इसके बाद फ्रैंक डॉग से बातचीत करने में उलझ गया। मौका देख वुल्फ फ्रैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी एन वक्त पर डॉग ने फ्रैंक को सतर्क कर दिया। फ्रैंक उसका पहला बार रोकने में कामयाब रहा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तभी एक गार्ड बीच बचाव करने पहुंचा तो वुल्फ ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। टावर के गार्ड ने वुल्फ के पैरों के पास गोली चलाकर उसे रुकने की चेतावनी दी। आखिरकार वुल्फ ने सरेंडर कर दिया। इस गुस्ताखी के लिए दोनों को काल कोठरी की सजा मिली। फ्रैंक गिड़गिड़ाता रहा कि झगड़ा तो पहले वुल्फ ने शुरू किया था, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अंदर जाने से पहले वुल्फ ने फ्रैंक को जान से मारने की धमकी दे दी, जिस पर गार्ड ने कहा, काल कोठरी से जिंदा लौटोगे तब ना, इस बार तुम्हें लंबे समय तक वहीं रखा जाएगा। लगातार 1 हफ्ते तक वार्डन ने उन्हें तरह तरह की यातनाएं दिलवाई। वो बहुत सख्त किस्म का आदमी था। दुनिया जहान के जेलों में कैदियों को सुधारने के लिए कैद किया जाता है, लेकिन अल्कात्रज का वार्डन उन्हें सुधारने के लिए नहीं बल्कि कैदी बनने का सलीका सिखाने के लिए जाना जाता था। जरा सी शर्ट गंदी हुई या किसी ने शर्ट इन नहीं किया तो उस पर भी कड़ी सजा देता था। इसीलिए अल्कात्रज के कैदी खुद को वेल मेंटेन रखते थे। कुछ दिनों बाद फ्रैंक को डी ब्लॉक से बाहर निकाल लिया गया। उसी शाम उसे चूहे की पीठ पर बंधी लिटमस का वेलकम नोट मिला। अगली सुबह एक और नया कैदी अल्कात्रज में लाया गया, जिसका नाम था चार्ली। वो फ्रैंक को जेल से भगाने में बहुत काम आने वाला था। जल्द ही लिटमस और डॉग से भी उसकी जान पहचान हो गई। इन दिनों डॉग वार्डन की पेंटिंग बनाने में लगा हुआ था और उन्हें अपना आदर्श मानता था। इधर उसी वक्त वार्डन नेल कटर को
हाथ में घुमाते हुए जेल का चक्कर लगा रहे थे। तभी उनका नेल कटर डॉग के सेल में जा गिरा। वे अंदर गए तो डॉग की बनाई पेंटिंग देखकर दंग रह गए, लेकिन जब उन्होंने अपनी पेंटिंग देखी तो उन्हें वो पसंद नहीं आई। उसने तुरंत डॉग की पेंटिंग की सुविधा बंद करवा दी। डॉग ने वजह पूछी और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा कि इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन गार्ड ने बस उसे सॉरी कहा और उसका सारा पेंटिंग का सामान छीन ले गया। यहाँ के गार्ड्स की समय समय पर ट्रेनिंग भी होती रहती थी और वे निशाने के पक्के थे। पता नहीं क्यों आज डॉग काफी उदास लग रहा था। फ्रैंक ने वजह पूछी, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। फ्रैंक ने गार्ड को उसकी जानकारी दी, लेकिन गार्ड ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि कैदी तो हमेशा परेशान ही रहते हैं। इधर डॉग ने चुपके से फ्रैंक की जेब में कुछ रखा और फिर काम पर लग गया। उसने काम करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही उंगलियां काट ली। तभी फ्रैंक को अपनी जेब में डॉग का फूल मिला, उसके सुकून का प्रतीक। फ्रैंक को समझते देर नहीं लगी कि वार्डन ने ही डॉग से उसका सुकून छीना है, लेकिन असली वजह उसे नहीं पता थी। गुस्से में उसने डॉग की कटी हुई उंगलियां गार्ड को देते हुए कहा, इसे वार्डन को दे आओ, शायद इसे देखकर उसे चैन मिल जाए। उसी दिन फ्रैंक ने ठान लिया वो वार्डन का गुरूर तोड़कर रहेगा, और वो गुरूर था कि आज तक अल्कात्रज से कोई नहीं भाग सका। शाम को जेल की दीवार में लगे छोटे वेंटिलेशन की जाली पर एक कॉकरोच दिखा। फ्रैंक समझ गया कि जाली के उस पार जरूर यूटिलिटी कॉरिडोर है। तभी इंग्लिश से उसे पता चला कि वार्डन ने डॉग्स की पेंटिंग का सामान छीन लिया था, इसीलिए उसने खुद को चोट पहुंचाई। अब वो समय आ चुका था कि वार्डन को उसकी औकात दिखा दी जाए, लेकिन इंग्लिश की बाहरी दुनिया में लौटने की इच्छा मर चुकी थी। फिर भी वार्डन का नाम खराब करने के लिए वो फ्रैंक को जेल से भगाने में मदद करने को तैयार था। नाश्ते के समय फ्रैंक की मुलाकात एंगलिन ब्रदर्स से हुई, जिन्हें आज ही अल्कात्राज में शिफ्ट किया गया था। वे दोनों भाई जेल से भागने में माहिर थे, और सबसे बड़ी बात, फ्रैंक उनको अच्छी तरह जानता था। वे अटलांटा की जेल में एक साथ सजा काट चुके थे। शाम को फ्रैंक ने वेंटिलेशन जाली के इर्द गिर्द नेल कटर से कुरेदना शुरू किया तो हैरान रह गया। दीवार बिल्कुल नरम हो चुकी थी और आसानी से टूट रही थी। तभी गार्ड के कदमों की आहट सुनते ही वह फौरन लेटकर बाइबल पढ़ने लगा। गार्ड के जाते ही उसने नेल कटर बाइबल के अंदर छिपा दी। अगले दिन जेल में चार्ली की पत्नी और इंग्लिश की बेटी उनसे मिलने आई। वो सालों बाद अपने पिता को देखकर भावुक हो गई। इधर चार्ली की पत्नी ने उसे बताया कि उसकी माँ की हालत गंभीर है, कम से कम वो उन्हें एक फोन ही कर लेता। इस पर चार्ली ने कहा कि यहाँ से फोन करना अलाउ नहीं है। अगले ही पल गार्ड ने फोन काट दिया, डांटते हुए कि वो जेल की निजी जानकारी किसी को नहीं दे सकता। तंग आकर चार्ली ने भी जेल से भागने का मन बना लिया। उसने फ्रैंक से साफ कहा कि वो भी उसके प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार है। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर फ्रैंक ने अपने ग्रुप को बताया कि उसे भागने का रास्ता मिल गया है। हवा में नमी और खारेपन की वजह से जेल की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। वे वेंटिलेशन की जाली को तोड़कर यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंच जाएंगे। प्रत्येक सेल ब्लॉक के ऊपर वेंटिलेटर शाफ्ट्स लगे हुए हैं, शायद उनके जरिए वो छत पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो वेंटिलेशन होल को कैसे छिपाएंगे। चार्ली ने बताया कि वो मैगजीन के पेपर से नकली कार्डबोर्ड बना लेंगे और उस पर जाली की पेंटिंग कर देंगे। छिपाने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करेंगे और उसे हल्का सा ढक देंगे। फ्रैंक ने तो उसे छिपाने के लिए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी मंगा लिया था। दिन में 12 बार गिनती होती थी, इसलिए रात में भागने पर सहमति बनी। हालांकि रात में भी गार्ड सेल के चक्कर काटने आते रहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने डमी पुतले बनाने होंगे, जिन्हें अपनी जगह सुलाकर वे भाग निकलेंगे। एंगलिन सैलून में काम करता था, इसलिए उसे पुतलों के लिए बाल जुटाने को कहा गया। रही बात पानी में तैरने की, तो फ्रैंक ने एक मैगजीन में लाइफ सेविंग जैकेट बनाने का फार्मूला पढ़ा था। जॉन कपड़ों की दुकान पर काम करता था, जहां से उसे बरसातियां चुराने को कहा गया, जिन्हें रबर सीमेंट से सिलकर वे लाइफ जैकेट बना लेंगे। अब वे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वेंटिलेशन जाली के आसपास खोदने लगे। एक दीवार खुरचता तो दूसरा पहरा देता, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि नेल कटर की जगह उन्हें कुछ और हार्ड चीज चाहिए। फ्रैंक ने चम्मच को जूते से रगड़कर गंदा किया और फिर वो नया चम्मच लेने पहुंच गया। जॉन ने गार्ड से नौकरी की बात कर ध्यान भटकाया। इस बीच फ्रैंक 2 चम्मच चुरा ले गया। जल्द ही वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ गया, जिसका इस्तेमाल फ्रैंक वेंटिलेशन जाली को छुपाने के लिए करता था। इतना ही नहीं, उसने मेटल के 2 टुकड़ों को सेल के अंदर जोड़ने के लिए इंग्लिश से मदद मांगी। इंग्लिश ने उसे वो फॉर्मूला बता दिया जिसके लिए उसे एक सिक्के की जरूरत थी। वो सिक्का उसे लिटमस ने देने का वचन दिया, लेकिन 10 दिन तक फ्रैंक को अपना डिजर्ट उसे खिलाना होगा। उसी रात वो सिक्का एक सेल से दूसरे सेल होते हुए फ्रैंक के पास पहुंच गया। उसने उस सिक्के को नेल कटर पर खुरचना शुरू किया और उसका चूर इकट्ठा कर लिया। आग जलाने का वो पहले ही इंतजाम कर चुका था। पहले चम्मच तोड़ा और फिर नेल कटर। नेल कटर का एक नुकीला पार्ट चम्मच से जोड़ा, उस पर सिक्के का चूर लगाया और आग पर गर्म करके उसे वेल्डिंग कर लिया। तभी सामने वाले सेल के कैदी को जलने की बदबू आने लगी। फ्रैंक ने उसे चुप रहने को कहा। वो इतनी पहचान तो बना ही चुका था कि आसपास के सेल वाले उसकी बात मानते थे। दीवार खोदने से पहले वो उसके नीचे कपड़ा बिछा लेता और कुरेदी गई वेस्टेज को बेसिन में इकट्ठा करके रखता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक गार्ड गश्त लगाने आया। चार्ली को नींद आ रही थी और आखिरी मोमेंट पर उसे गार्ड के आने का पता चला, लेकिन उसे सीटी बज ही नहीं पाई। किसी तरह उसने सलाखों को
ठोककर फ्रैंक को सतर्क किया। फ्रैंक ने तुरंत जाली को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ढक दिया और चुपचाप लेट गया। जल्दीबाजी में उससे खोदने वाला टूल नीचे गिर गया, लेकिन गार्ड की नजर उस पर नहीं पड़ी। गार्ड के वापस जाते ही फ्रैंक ने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी नजर जाली में लगे होल फास्टनर पर पड़ा। उसे तोड़ने के लिए अब उन्हें कारपेंटर वर्कशॉप से ही कुछ टूल्स चुराने होंगे। वे सुबह जब ड्यूटी पर जाते तो दीवार के वेस्टेज को पॉकेट से नीचे गिराते हुए जाते। वर्कशॉप में फ्रैंक ने वो टूल बना लिया जो उनकी किस्मत का ताला खोलने वाला था, लेकिन वर्कशॉप के बाहर मेटल डिटेक्टर्स लगे थे। फ्रैंक ने सब कुछ जानते हुए भी रिस्क लिया। मेटल डिटेक्ट होते ही गार्ड को दिखाया कि वो ये छोटी सी चीज ले जा रहा है, लेकिन गार्ड ने उससे वो छीन कर जाने दिया। पर असली टूल तो फ्रैंक के जूते में छिपा था। उसका इस्तेमाल करके उसने जाली तोड़ दी। ठीक इसी प्रकार उसके साथियों ने भी खुदाई शुरू कर दी। नौकरी से जो पैसे मिलते थे उनसे चार्ली ने पेंटिंग का सामान मंगवा लिया। इधर फ्रैंक मैगजीन पेपर से नकली सिर बनाने में लगा था। जल्द ही उसने सिर तैयार कर लिया और उसे स्किन कलर से पेंट कर दिया। वे पेंटिंग वाले कार्डबोर्ड से नकली जाली भी बना ली। अगले दिन जॉन ने फ्रैंक के स्किन कलर के बाल भी उसे लाकर दे दिए। शाम को फ्रैंक ने पुतले को अपनी जगह सुलाया और फिर होल से बाहर निकल गया। होल को कार्डबोर्ड से ढकने के बाद वह यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंचा। दूसरी तरफ एक गार्ड सेल का चक्कर लगाने निकल चुका था। जैसे ही उसके कदमों की आहट मिली, चार्ली ने फ्रैंक को सतर्क किया, लेकिन वह तो पाइप के सहारे काफी ऊपर तक जा पहुंचा था। इधर गार्ड ने फ्रैंक को सोते हुए देखा और चुपचाप आगे निकल गया। जल्द ही फ्रैंक को वह वेंटिलेटर शाफ्ट्स मिल गया, लेकिन उस ऊंचाई तक अकेले पहुंचना आसान नहीं था। उसने जॉन से मदद मांगी। वे दोनों भाई भी खुदाई कर चुके थे और उनका पुतला भी बनकर तैयार था। कुछ बरसातियां भी चुरा कर रख ली थी, जिन्हें ऊपर पहुंचाने पर सहमति बनी, लेकिन चार्ली से तो अब तक खुदाई भी पूरी नहीं हुई थी। आखिरकार आज रात फ्रैंक और जॉन ने ऊपर जाने का फैसला किया। वे रात में ऊपर गए और साथ में बरसातियां भी ले गए। फ्रैंक ने जॉन की मदद लेकर वेंटिलेटर शाफ्ट्स की सलाखों का मुआयना किया। वे जंग लगकर कमजोर हो चुके थे, जिन्हें पाइप से तोड़ा जा सकता था। वहीं पर लाइन का बोर्ड था। अगर ड्रिल वगैरह मिल जाए तो वे ऊपर का मजबूत शाफ्ट्स भी खोल सकेंगे। अगले दिन गाने बजाने का प्रोग्राम चल रहा था। वहीं पर फ्रैंक को एक टेबल फैन दिखा। उसने लिटमस से एक ड्रिलिंग बिट मांगा, लेकिन इस सौदे के बाद उसे हर दिन अपना डिजर्ट उसकी प्लेट में रखना होगा। प्रोग्राम खत्म होते ही उसने फैन अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले सूटकेस में छिपा लिया। गार्ड को उनकी हरकतें अजीब लगी तो उसने चार्ली के सूटकेस की जांच की, लेकिन फैन तो फ्रैंक के पास था। जल्द ही वे जुगाड़ लगाकर पंखे से ड्रिलिंग मशीन बना लिए। उन्हें प्रत्येक दिन गश्त पर निकले गार्ड को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता था। फ्रैंक ने मेटल पाइप से वेंटिलेटर शाफ्ट्स की एक सलाख तोड़ दी और उस पर चढ़ गया। वहां से उसने ड्रिलिंग करके शाफ्ट्स के रिपीट को काटने शुरू किए। ये काम भी कुछ दिनों में पूरा हो गया और वे लाइफ जैकेट्स भी तैयार कर लिए। मंडे को भागने पर सहमति बनी, क्योंकि चार्ली का बहुत सारा काम बाकी था। अगली सुबह डॉग की याद में फ्रैंक फूल को नाश्ते की टेबल पर रखकर नाश्ता कर रहा था, लेकिन वार्डन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने नियमों का हवाला देकर फूल को हटा दिया। लिटमस आगबूला हो उठा और उसी पल हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि वार्डन को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वह फूल को मसल कर वापस लौट गया। फ्रैंक को इस जेल से भागने के पूरे खेल में इंग्लिश की सबसे अहम भूमिका थी। वह उसे वही किताबें पढ़ने को देता था जिनसे फ्रैंक को बहुत सारे आइडियाज मिलते थे। इसके लिए उसने इंग्लिश का आभार व्यक्त किया। ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती थी और इंग्लिश उनके लिए खुश भी था। लेकिन उसी दिन वार्डन ने फ्रैंक के सेल की छानबीन करवाई। वे उसका पूरा मैट्रेस बाहर निकालकर मेटल डिटेक्टर से चेक किए। वार्डन ने खुद सूटकेस चेक किया, जिससे नकली वेंटिलेशन की जाली दिखने लगी, लेकिन काम इतनी सफाई से किया गया था कि उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। सूटकेस में भी कुछ नहीं मिला तो वार्डन वापस चले गए। रास्ते में उन्होंने गार्ड से फ्रैंक के व्यवहार के बारे में पूछा। पता चला कि वो देर रात तक चार्ली से बातें करता रहता था। वार्डन ने तुरंत चार्ली को वहां से हटाने का फैसला किया। गार्ड ने बताया कि उसके लिए नया सेल तैयार करने और कागजात बनवाने में बुधवार तक का समय लगेगा, लेकिन वार्डन ने उसे मंगलवार तक का टाइम दिया। अगले दिन वुल्फ कालकोठरी की सजा काट कर लौट आया। आते ही उसने फ्रैंक को मारने की धमकी दी, लेकिन फ्रैंक उसे मौका नहीं देने वाला था। वे आज रात बत्तियां बुझते ही भागने का प्लान बना ली। प्रत्येक दिन की तरह कैदियों को जेल के मैदान में एक्टिविटी करने के लिए ले जाया गया। वुल्फ की खास तौर पर चेकिंग की गई, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। दरअसल हथियार मैदान में उसका एक आदमी ले आया था। फ्रैंक इस बात से बेखबर था। इससे पहले कि वुल्फ उसे पीछे से मारता, इंग्लिश ने ऐन वक्त पर उसके हाथ पकड़ लिए, उससे उसका हथियार छीन लिया और उसकी मंशा नाकाम कर दी। कौन सोच सकता था कि 6 महीने काल कोठरी में गुजारने के बाद भी वह नहीं सुधरेगा। उसी शाम फ्रैंक, एंगलिन और जॉन जेल से भाग निकले। फ्रैंक लिटमस के पालतू चूहे को भी साथ ले जाने वाला था। इधर चार्ली हाथ मलता रह गया, क्योंकि उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई थी। गार्ड भी गश्त लगा रहे थे और अब वह रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। अब तक तीनों अपने अपने लाइफ जैकेट्स लेकर जेल के टेरेस पर चढ़ने को तैयार थे। सबसे पहले उन्होंने एंगलिन को ऊपर भेजा, जिससे वेंटिलेटर शाफ्ट्स का घूमने वाला सिरा गलती से गिर पड़ा। शोर सुनकर टावर के
पहरेदार ने स्पॉटलाइट उस ओर घुमाई, लेकिन उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आया। स्पॉटलाइट हटते ही एंगलिन शाफ्ट से बाहर निकल आया। तुरंत ही जॉन ने उसे तीनों लाइफ जैकेट्स पकड़ा दिए। उसके बाद जॉन और फ्रैंक भी बाहर निकल आए। दूसरी ओर चार्ली भी वेंटिलेशन जाली के होल से बाहर निकल आया, लेकिन उसने पुतला तैयार नहीं किया था और उसकी वजह से सब पकड़े जा सकते थे। जैसे तैसे करके वह पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। तब तक उसके साथी टावर के गार्ड को चकमा देकर सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे। वहां उन्हें वाटर पाइपलाइन मिल गई, जिसके सहारे वे आराम से नीचे सरक आए। अब बस उनकी आजादी और उनके बीच एक ऊंची फेंस खड़ी थी। उसे भी वे तीनों बारी बारी से आराम से पार कर गए। फिर पलटकर पीछे नहीं देखा और लगातार भागते हुए समंदर किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने अपने लाइफ जैकेट्स में हवा भरी और एक लंबे बैग को भी फुलाना शुरू किया। इधर चार्ली वेंटिलेटर शाफ्ट्स की सलाखों को पकड़कर ऊपर चढ़ने में नाकाम रहा, जबकि उसके दोस्त लाइफ जैकेट्स के सहारे तैरते हुए बहुत दूर निकल गए। सुबह सारे कैदी उठ चुके थे, लेकिन फ्रैंक अभी भी सोया पड़ा था। गार्ड उस पर चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार झुंझलाकर उसने गेट खुलवाया। फ्रैंक की जगह पुतले को देखकर उसके होश उड़ गए। तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजा दी गई। पूरे इलाके को हेलीकॉप्टर से छाना गया। गोताखोर बुलाए गए। सिर्फ एंगलिन की बरसाती पर्स और किनारे पर एक फूल मिला। उन तीनों का कहीं नामो निशान नहीं था। पर्स का मिलना इस बात का इशारा था कि वे डूब गए, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ हो, जाते जाते वे वार्डन की मुश्किलें बढ़ा गए। जेल डायरेक्टर ने वार्डन को वॉशिंगटन बुला लिया था। यह अल्काट्राज की बिल्कुल सच्ची कहानी है। फ्रैंक, एंगलिन और जॉन की लाश नहीं मिली। न ही पता चल सका कि वे जिंदा हैं या नहीं। इस घटना के 1 साल बाद ही अल्काट्राज को पूरी तरह बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप कर देना।